अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हाजिर हैं और आज की हमारी टॉप स्टोरी है कि क्या बांग्लादेश मॉडल पाकिस्तान आ रहा है। इस पर बार बार बात हो रही है और इस बात के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि पीटीआई बांग्लादेश तर्ज पर स्टूडेंट्स को आगे करके पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिसमें हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया जाए। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प जो टर्न आया है इस इवेंट्स में, उसमें यह है कि शेर अफजल मरवत साहब का नाम आ रहा है कि वो स्टूडेंट्स को लीड करेंगे इस मूवमेंट में हुकूमत के ख़िलाफ़। और दिलचस्पी की बात यह है कि 14 अगस्त 2024 को लक्की मरवत में उन्होंने 3 बजे शेर अफजल ख़ान मरवत ने एक बहुत बड़े जलसे का अहतमाम किया है और ये जलसा पाकिस्तान के तमाम मज़लूमों और ख़ास तौर पर कैदी नंबर 804 के साथ यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। और इसमें उन्होंने तमाम लोगों को शिरकत की दावत दी है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ ये बात भी है कि उन्होंने उनके बारे में जो नोटिफिकेशन आया है 4 अगस्त को, जिसमें उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। किस तरह करेंगे हम उनसे बात करेंगे। और दूसरा हमारा इशू है आज का हॉट इशू, जिसमें यह फैसला होगा कि अदलिया या पार्लियामेंट किसका पल्ला भारी रहेगा इस जारी ताकत की जंग में। क्योंकि आज आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए वाज़ेह कर दिया कि मुमकिन ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। तो देखना यह कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद होता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और आखिर में एडिटोरियल है हमारा वीवीआईपी कल्चर पे। और जैसे कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नसीहतें की हुकूमत को और उन्हें कहा है कि इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए होनी चाहिए। हम इस एडिटोरियल में बताएंगे कि क्या जजेस को खुद भी इक्विटेबल एक सिस्टम नहीं बनाना चाहिए जिसमें इंसाफ हो, अदम मसावात ना हो आम लोगों के दरमियान और उनके दरमियान। तो बात का आगाज़ करेंगे हम आज हमारी टॉप स्टोरी से, जो कि है बांग्लादेश मॉडल पाकिस्तान आ रहा है। और हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने, जो रुकने कौमी असम्बली हैं और आजकल बहुत सारी खबरों में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे। आपसे मैं बात का आगाज़ सिर्फ यहाँ से करना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 लाख बांग्लादेशी निकल कर वहाँ पे उन्होंने जितना इनकलाब लेके आए हैं, 560 लोग मारे गए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, लोगों को फांसियों पे चढ़ाया जा रहा है, उस पर आपने कुछ कहा है। तो क्या वहाँ दूध की नहरें बह रही हैं और हमारे यहाँ खून निकल रहा है? आपने ये इतना सख्त बयान दिया है, तो क्या आप कोई ऐसी मूवमेंट लीड करने जा रहे हैं पीटीआई के बिहाफ पे? मेरी काफ़ी अरसे से 9 मई के बाद ये ख्वाहिश है कि हम एक ऐसी तहरीक चला सकें जिसके ज़रिए जो ख्वाब है हकीकी आज़ादी का, एक कानून की हुक्मरानी का, जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती का, उसको अमली जमा पहनाया जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि अमली इक़दामात हो और ये बग़ैर एहतजाज के, बग़ैर एक लार्ज स्केल मूवमेंट के मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उसमें फिर खून बहेगा। खून तो 9 मई को भी बहा है ना। खून तो पाकिस्तान की अगर आप तारीख़ देखें तो कितना खून बह गया पाकिस्तानियों का, हल कोई नहीं है। तो आप समझते हैं कि जो तब्दीली जिसका आप ख्वाब देख रहे हैं वो खून बहाए बगैर मुमकिन नहीं है? नहीं, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि खून ज़रूर बहना चाहिए, लेकिन अगर बहे तो नहीं। देखिए, बहाने वालों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तानियों का खून बहाना ज़रूरी है या इसके बग़ैर जो है। देखिए, मुतालिबा क्या है, पाकिस्तानियों की ज़रूरत क्या है, ये तो साबित है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है कि 76 साल से जो लोग निज़ाम चला रहे हैं वो पाकिस्तान को न बेहतर मईशत दे सके, न कोई अच्छी फॉरेन पॉलिसी दे सके, न नेकनामी दे सके, न अमन दे सके, न तरक्की का ख्वाब पूरा कर सके। तो लिहाजा ये नाकाम है। लेकिन मरवत साहब, आप 16 साल जज रहे, कानून के तालिब इल्म हैं आप लंदन से भी पढ़े, यहाँ से भी पढ़े। आप जैसा शख्स जिसने अपने जलसे में लोगों को असला लाने से मना किया है और कहा कि सिर्फ झंडे लेके आएँ, वो एक खूनी इनकलाब के लिए कह रहा मैं तैयार हूँ, ये मुतजाद चीज़ें नहीं है दोनों? नहीं, मैंने तो एक जलसे में लोगों को असला लाने का भी कहा था। जब जिस दिन इन्होंने मेरी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया था 8 फरवरी को की रात को, तो सुबह मैंने आवाम को कहा कि उधर डीआरओ के दफ्तर आएँ और मुसल्ला आएँ। यानी लोगों ने मुझे वोट दिया, मुंतखब किया,
अब ये कौन होते हैं मुझसे ये हक छीनने वाले? तो आप ये तजाद नहीं नजर आता? क्या तजाद? आप जज थे खुद कानून की अमलदारी पे, आइन और कानून के जरिए आप ये जंग नहीं लड़ना चाहते। आप चाहते जहां हथियार उठाना जरूरी हो वहां उठा लेना चाहिए। कोई मुझ पे अगर हथियार उठाएगा, कोई मेरे हकूक पे हमलावर होगा, तो कानून शरीयत मुझे हक देता है कि मैं अपनी दिफा में उसको जवाब दे तो सकता फिर हूं। रियासत ने अगर रियासत उठाए, वायलेंस का हक तो सिर्फ रियासत के पास है ना। रियासत तो देखें यार, आप हमारी तारीख देखें ना, जब मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने हटाया कि मैं इसको डिसमिस करता हूँ आर्मी चीफ किया, तो बजाय इसके कि रियासत का रेट जो है प्रिवेल करता, मुशर्रफ ने क्या किया कि मैं तुम्हें डिसमिस नहीं करता तो हूँ। उस वक्त आपके ख्याल में उस वक्त लोगों को हथियार उठाना चाहिए था। अगर एक दफ़ा पाकि देखिए हथियार ज़रूरी नहीं है, एक दफ़ा पाकिस्तानी निकल जाएं लाखों की तादाद में, ठीक, कभी निकले ही नहीं है। कभी आपको जंग आपको कैसे लगता है कि आप लाखों की तादाद में लोगों को निकाल लेंगे? आपने ये जलसे का कहा है कैदी नंबर 804 के साथ यकजहती के लिए और शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए 14 अगस्त को लकी मरवत में 3 बजे। जी हाँ, आप तो पीटीआई के कारकुन ही नहीं रहे, आपको निकाल दिया उन्होंने पीटीआई से। नहीं मुझे कोई नहीं निकाल सकता। निकाल नहीं सकता, निकाल दिया है। वो फिरदौस तो नकवी साहब का नोटिफिकेशन आपको दिखा दे तो नकवी साहब की नोटिफिकेशन पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो मजाज नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पीटीआई निकाल सकता है, ये हमारा दस्तूर कहता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईन है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी जनरल या किसी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास कोई इख्तियार ही तो नहीं आपके था। ख्याल में चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर उन्होंने निकाला? उन्होंने अपना बयान दे दिया था ना। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मुझे तो इल्म ही नहीं था। नहीं, बैरिस्टर गौहर ने कहा, लेकिन और लोगों ने तो नहीं कहा। उमर अयूब ने नहीं कहा, नहीं, चेयरमैन वो है ना, शिबली फराज ने नहीं कहा, शुआइब शाहीन ने नहीं कहा, इन सब ने तो नहीं कहा। फिरदौस नकवी की मैंने आपको बता दिया, उन्होंने तो जारी किया है। हमारे आइन के मुताबिक ये चेयरमैन के दायरा इख्तियार। आपके साथ चेयरमैन की कोई बात हुई है इस दौरान? कोई मैसेज, कोई पैगाम रसानी? चेयरमैन इमरान खान की बात कर रहे हैं? जी। इमरान खान साहब से 2.5 महीने कबल मेरी मुलाकात आखिरी हुई है, जो मेरा ख्याल है अब 2.5 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके बाद जो है मेरी न कोई पैगाम रसानी हुई है, न मैं उनसे मिला हूँ। उसमें भी कसूर तो आपका है ना। आप लंदन में गालियां देते रहे हैं इमरान खान को और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को, ये बातें रिपोर्ट हुई हैं यहाँ पे। देखिए, मैं अच्छा कि आपने ये सवाल कर दिया। खान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करने वालों के तो हमने टीवी चैनलों पे बैठ के उनको नहीं जोड़ा है, जिस पर मुझे आप समेत आपको भी मैंने सुना था कि मेरे उस अमल को आपने भी कंडेम किया था। जब एक वायलेंस को मैं कंडेम करता हूँ, ठीक है आपने किया था, लेकिन क्यों मैंने अटैक किया था? खान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई हुई थी। बात यह है कि चुगलखोरी, झूठ मूठ कान भरना और इसी पे खान की राय को जो है मेरे हवाले से ज़ेरालूद करना, ये कोई सियासत नहीं है। और बीबी साहिबा और ख़ान साहब, यानी अगर सियासत इस पे आ गई कि ये गालियाँ दी है और ये इसके लिए एफिडेविट पेश करेंगे और झूठे मूठे गवाह पेश करेंगे, ये कोई सियासत तो नहीं हुई। तो लिहाजा मैं इसकी क्या तरदीद करूँगा और क्या मैं ये कहूँगा कि ये कोई सियासत है? मुझ जैसे आदमी से जो खान के लिए अपनी जान हथेली पे लेके लड़ा है और बीबी साहिबा के लिए, और दोनों के लिए मैंने पाकिस्तान में एक जद्दोजहद की जंग लड़ी है, एक जंग लड़ी है, उससे ये तवक्को करना कि जनाब वो जनाब गाली क्यों? नहीं, ये तो आप बताएंगे ना क्यों। देखें, आपको पता है बुशरा बीबी खान साहब की दुखती रग हैं, तो उनके बारे में अगर कोई बात करेगा, ये बात ठीक है ना? नहीं, खान साहब दुखती रग है ना खान साहब की? नहीं, खान साहब को अपनी बेगम बड़ी अजीज है, इसमें कोई शक नहीं। तो उनके बारे में आप अगर या कोई और ऐसी बात करे और उन तक पहुंचे, आपसे नाराजगी तो बनेगी। आप कह रहे हैं डिनाई मैंने कर दिया है, लेकिन इतनी आपके खिलाफ ही साजिशें क्यों होती हैं? जितने मैंने लीडर्स का नाम लिया, सब आपके खिलाफ बात करते हैं। आपके बारे में कहा जाता है, हामिद खान साहब वो बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि शख्स को ज़ाती शोहरत का बहुत शौक़ है। बाद लोगों ने कहा कि खान साहब को, इमरान खान को डर लगना शुरू हो गया कि आप उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसा है कि आप में जो इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि पीटीआई पे कब्जा कर लेंगे आप? गुजारिश ये है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये पॉपुलैरिटी है। मुझे इल्म तो नहीं था ना, जब 9 मई के बाद हम निकले, कौम में एक डर और खौफ के ख़िलाफ़ आ गई फैलाने के लिए। हमारे में तो नजूमियों ने तो नहीं बताया था कि 1 साल के बाद या 8-9 माह के बाद हमें शोहरत मिलेगी, कबूलियत मिलेगी।
किसी ने तो ये ख्वाब तो नहीं देखा था। सही है। हमने तो एक काश के लिए पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए एक जदोजहद की। अब जब लोग निकलने लगे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, और जहाँ जाते थे इसी इस्लामाबाद में हमने बग़ैर एनओसी और बग़ैर किसी हुक्म के हमने निकाले हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट किए हैं, लाखों की तादाद में लोग मेरे साथ निकले जब मुझ पे पर्चे हुए। तो लिहाजा लोग निकल जाते थे और अभी भी निकलते हैं। परसों में क्वेटा गया, रात को एक बाज़ार लियाकत बाज़ार हैं, वो मेज़बान ने कहा कि आपको ये दिखाते हैं। मैं जब वहाँ पे गया तो 10 मिनट के अंदर वहाँ पे रैली बन गई, और फिर मुझे गाड़ी से निकल के उस रैली की क़यादत करनी पड़ी। कैदी 804 के नारे लगे। आपने एक जगह कहा कि मुझे पीटीआई की ज़रूरत नहीं है, पीटीआई को मेरी ज़रूरत है। मतलब आपको अपने आप पे इतना मान है, फ़ख्र है अपनी पॉपुलैरिटी पे। आप 9 साल जेयूआई में रहे, वहाँ आपकी पॉपुलैरिटी कभी नज़र नहीं आई, तो क्या पीटीआई की वजह से नहीं है आपकी पॉपुलैरिटी? इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे शनाख्त, मुझे पहचान ही पीटीआई ने दी है। लेकिन ये शनाख्त और पहचान पीटीआई हर उस शख्स को दे सकता था जो इस कड़े वक्त में इस तरह खड़ा हो जाता। तो आप मतलब आप दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं, जो मैच हो गया, सही मैच हो गया, उस वजह से पॉपुलैरिटी है। ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है कि आपकी अब मिजाज और पीटीआई का मिजाज एक जैसा है। लेकिन फिर मुझे बताएं, ये जो आप जलसा कर रहे हैं इस पे ये पार्टी की तरफ से है या आपकी अपनी तरफ से? नहीं, ये मेरा जलसा है, मेरे कबीले का जलसा है, मेरे हलके का जलसा है, ये योम पाकिस्तान का जलसा है। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की हुर्मत और सालिमियत के लिए जितने लोग शहीद हुए हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। और तमाम मजलूमों और बशमूल कैदी 804 और कानून की बालादस्ती और पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, इसके लिए योम यकजहती। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं कि जो आप पे इल्ज़ाम एक बहुत बड़ा ये है कि खान साहब की डील मुकम्मल होने वाली थी हुकूमत के साथ और सऊदी अरब उसमें एक बहुत किरदार अदा कर रहा था। आपने मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिया, वो डील ख़राब हो गई, जिसके बाद आपको फिर पार्टी से निकाल दिया गया और आपके ख़िलाफ़ महाज बन गया। देखिए, तो आपने डील क्यों ख़राब की खान साहब की? गुजारिश ये, उस वक़्त तो मैं खान साहब से हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा मिला करता था, और जब से खान नज़रबंद हुए हैं मई तक मैं खान से सबसे ज़्यादा मिलने वाले लोगों में से हूँ। कभी हमने खान के मुंह से या पीटीआई के किसी भी लीडर के मुंह से ये सुना ही नहीं कि हम डील की तरफ जा रहे हैं। कभी खान ने ये आश्कारा ही नहीं किया, कभी ये जिक्र ही नहीं हुआ कि सऊदी जो हैं वो कोई खान की रिहाई में कोई किरदार। आपसे छुपा रहे हो? नहीं जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, कोई बात छुपी नहीं सकती थी, क्योंकि खान के साथ जो बातें होती थी वो हमारी मौजूदगी में होती थी। और फिर ये जो मैंने बयान दिया था, पहले दिन ही मैंने कह दिया कि मेरी एक ज़ाती राय है। आपकी ज़ाती राय अभी भी है? ये मेरी ज़ाती राय थी, अभी भी है। और भी है। आप समझते हैं मोहम्मद बिन सलमान, देखिए सऊदी अरब भी शामिल था इमरान खान? ये तो वक्त और तारीख बताएगा। अभी तो आज ही आपने अगर इंटरसेप्ट की नई स्टोरी पढ़ी हो तो रिजीम चेंज पे कुछ इंकशाफात हुए। नहीं, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, मैंने जवाब दे दिया ना, और बड़ा ही डायरेक्ट जवाब दिया है कि मेरी अपनी ज़ाती राय है। मैं आपकी खुशी, उनकी खुशी के लिए अपनी राय के को नहीं, तो अगर खान साहब किसी के मुज़ाकरात के ज़रिए, मफाहमत के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, पार्टी को लीड करेंगे बाहर से, ये आपके लिए काबिल कबूल नहीं है? खान ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। खान एक तो फिर जेल में रहेगा। नहीं, आप लोग बाहर कुछ नहीं कर सकते, वो अंदर से कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं हम कुछ कर सकते हैं? क्या करेंगे? कुछ करने का मौका दें तो हम कर सकते हैं। किससे मौका मांग रहे हैं? खान से। खान तो खान जब मौका नहीं दे रहा आपको, तो फिर आप ये दावे किस बात पे कर रहे हैं? नहीं, खान तो मौका दे रहा था। ये तो मई के बाद से जो हैं हालात तब्दील हुए हैं, जब से मैं उनसे मिला नहीं हूँ। हमने 3 महीने ज़ाय किए। नहीं, तो आपसे मिलने तो वो अभी भी नहीं है, लेकिन ये जो तासुर आपके बारे में बनाया जा रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलते हैं, इसलिए आपने वो बयान दिया उस वक्त जब डील होने वाली थी सऊदी अरब वाला, तो फिर इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पाकिस्तान में बड़ा आसान है फतवे देना। जब कोई नापसंदीदा शख्स हो जाए ना, तो उसको कादियानी डिक्लेयर कर दो। बात यह है कि मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो इसके लिए कोई दलील होनी चाहिए, कोई मंतिक होनी चाहिए।
एक तरफ पीटीआई को हम उठाने की कोशिशों में लगे थे, 9 मई के बाद डर और खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म कर रहे थे, और इसका ये नतीजा निकला कि लोग हज़ारों और लाखों की तादाद में निकले, जोक दर जोक पीटीआई के लिए सीटों की, कैंडिडेट्स की जो है अंबार लग गई। और दूसरी तरफ पीटीआई को तोड़ा जा रहा था, और पीटीआई को जो है वो उनसे लोगों को ज़बरदस्ती उनकी लॉयल्टीज़ को चेंज करवाया जा रहा था, यानी इधर उठाया जा रहा था, उधर तोड़ा जा रहा था। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये जो हमने किया, ये तो समंदर पार कुछ भगोड़े बैठे हैं, उन्होंने ये चीज़ कुछ अपनी लोगों की इशारों पे ये मेरे खिलाफ फर्जा सराइयाँ शुरू की और बहुत सारे इल्ज़ाम। वहाँ केस करते थे आप, वकील हैं बहुत बड़े, हाँ उसके लिए आ चुके हैं। हाँ, उसका लिए कानून ये है, मैं लंदन गया था, उसके लिए ज़रूरी है कि ये उस वक़्त बयान दे जब मैं भी लंदन में मौजूद हूँ और ये भी यूके की सरजमीन पे मौजूद हो। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि कोई बयान दे। लेकिन उन्होंने ट्वीट्स किए हैं या यूट्यूब पे अगर कुछ बोला है उसके उस दौर में नहीं हुआ। एक स्टेटमेंट आया है जो मैंने अपने वकील साहब को भेजा है और शायद उस पर हम कार्रवाई करें। लेकिन ये काम यहाँ के मकामी भी कुछ साफ़ी हज़रातों को इस्तेमाल किया गया, उन्होंने भी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन में अपना हिस्सा डाला। अच्छा, आपकी इमरान खान से मुलाकात कब तक हो रही है? नहीं, एक चीज़ आपके सवाल का जवाब रह गया, वो ये है कि ये जो रजीम चेंज के हवाले से मेरा जो बयान था ना, और इसमें जो अब ये लोग कह रहे हैं कि खान रिहा हो जाता अगर ये बयान ना आता, ये झूठ है कि खान जो है वो किसी डील के नतीजे में आ रहा था। अगर कोई ये कह सकता है तो ऑफिशियली पीटीआई का कोई लीडर कह दे, यानी पीटीआई का तो ये कभी बयानिया ही नहीं रहा है कि खान जो है वो डील के नतीजे में पाया रहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि नून किस तरह में इन आलात से फ़ायदा न उठाती अगर उन्हीं की दौरे हुकूमत में कोई डेलीगेशन आ रहा है और खान के फ़ायदे के लिए, तो वो खामोश रहते। और फिर मेरे बयान आने के बाद नून वाले कभी कह देते ना कि देखिए उनका अपना बंदा ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब आप बताएं खान साहब से मुलाकात आपकी कब हो रही है? खान साहब से मुलाकात जो है मेरे ख्याल है 25-26 अगस्त को। हाँ, तो 25-26 अगस्त को अगर उन्होंने आपको वापस ना लिया तो आप मुल्क छोड़ जाएंगे जैसे आपने कहा? नहीं, अगर नहीं, खान साहब ने खुद ये कहा है कि मैं इसको रिव्यू करूंगा। देखिए मैं तो कल ही मैंने, अगर वो पार्टी में वापस ना लिया तो देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों के लिए और कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। इस उम्र के पेटे में आप और हम हैं, इस पेशे में, कानून के पेशे में 30 से 32 साल मेरे हो गए, अब 7-8 साल एवरेज रह गए हैं। ये मुल्क जो है ये तकाजा करता है कि कुछ हम अपने मफादात को छोड़ के मुल्क के लिए भी कुछ करें। तो लिहाजा अगर मुझे मौका देते हैं गुड इनफ, नहीं देते हैं तो जो ज़िंदगी मुल्क में गुजरी है, पाकिस्तान में, अपने इलाके में, वो ज़िंदगी जो है वो तो ज़हमतों से, ट्रेजिडी से भरपूर है। ना अमन कभी देखा, सारी ज़िंदगी बंदूक और संगीनों के साय में गुजरी है। तो लिहाजा ये जो बकिया उम्र है, अगर बिलफर खान साहब ये फैसला करते हैं कि वो रिव्यू नहीं करते हैं तो, और खान साहब देखिए मैं मैं प्रोफेशनल, कभी कोई सियासत मेरा प्रोफेशन रहा है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा सियासत में आया, बड़ा ही डायरेक्ट सा जवाब है, अगर उनको सीट चाहिए तो ये मैं बिला चूँ चूरा वापस करूँगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अब मेरे लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है। जो केसेस मुझ पे हुए 44 केसेस, ये ख़त्म करूँगा, फिर जो है मैं पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमसे बात करने का। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अदलिया या पार्लियामेंट, कौन सुप्रीम है और इसका फैसला कब तक होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया बिलाल अजहर कियानी साहब ने, और आज का हॉट इशू है अदलिया या पार्लियामेंट, फैसला इसका जल्द होगा। आज ही चीफ जस्टिस अभी तो नहीं हुए, लेकिन जाहिर है दबाव तो हुकूमत पे आ गया है एक सियासी जमात की तरफ से कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगला चीफ जस्टिस नामजद करने का। और जाहिर अभी 2-3 महीने रहते हैं, लेकिन ये मुतालबा तो है। और आज उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया है कि ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ैसला ठीक नहीं है इसलिए अमल नहीं होगा। और उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो, ये हम नहीं होने देंगे। और ये थी क्या, ये थी एक
इसका नाम था इस तकरीब का, ओवरकमिंग द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस टू कोर्ट वर्डिक्ट्स 10th एनिवर्सरी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और मैं इसमें सोच रहा था ये एक एनिवर्सरी हुई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर अमल दरामद होने की, और 10वीं एनिवर्सरी है। तो मैं सोच रहा था अगर एनिवर्सरियाँ मनानी शुरू करे सुप्रीम कोर्ट तो फिर इस पर भी मनानी चाहिए कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था उसकी कितनीवीं एनिवर्सरी है, आसमा जहांगीर केस की एनिवर्सरी कितनीवीं है, उस पर कितना अमल हुआ, ज़फ़र अली शाह केस मुझे याद आया, फिर मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी केस याद आया, वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत में घर भेज दिया, पनामा केस में नवाज शरीफ को घर भेज दिया। ये एनिवर्सरीज कब होंगी? एग्जेक्टिव आउटरीच की बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, एग्जेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा पाकिस्तान की आबादी का एक हिस्सा, वकला का भी, जजेस का भी और दूसरे शोबों का भी, ये समझता है कि जुडिशल आउटरीच भी नहीं होनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे मसाइल का सबब ये जुडिशल आउटरीच है। इसकी एग्जाम्पल तो अभी मैंने कुछ दी हैं, वैसे लंबी लिस्ट है। बिलाल अज़हर कियानी साहब, वेलकम टू द शो। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत और अदलिया की लड़ाई चल रही है, ये लग रहा है हमें। कल हमारे राना सना से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अदलिया हमें कुछ काम नहीं करने देती, 9 मई के वाक़यात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये जो फैसला आया है रिज़र्व सीट्स पे, इस पर आप अमल दरामद शायद नहीं कर रहे, जिसका आज मंसूर अली शाह साहब ने जिक्र किया है, बाद में भी किया, तकरीर में भी किया है, बाद में सहाफ़ियों से भी किया है। तो आप अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा आलम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बात यह है कि देयर इज़ अ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, और सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथनिंग हम पूरे मुल्क के फ़ायदे में है। सुप्रीम कोर्ट एक अहम इदारा है इस मुल्क का, और उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी इंटेग्रिटी हम सब के लिए अहम है। मगर इससे भी ज़्यादा नहीं तो इतनी ही अहम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी है। कोर्ट का काम है कि केसेस सुन के फ़ैसले करना, लॉ मेकिंग पार्लियामान का काम है। तो देखिए ये हमें एक तो ये इंश्योर करना होगा कि सब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स में काम करें और सब कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स ब्रीच ना करें। देखिए दूसरी तरफ ये बात जहाँ तक उस फैसले की है, जिस फैसले का आपने जिक्र किया है, कि फ़ैसले तो सुप्रीम कोर्ट के यकीनन इम्प्लीमेंट होते ही हैं, मगर फ़ैसले भी दुरुस्त और गलत हो सकते हैं। और मेरे नज़दीक ये सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीट्स का फैसला गलत है। और इसलिए भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा कि गलत है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखिए इसीलिए हम आइन और कानून के मुताबिक उस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटिशन दर्ज कर चुके हैं, जो आज भी वहाँ पे बैठी हुई है, मगर कोर्ट रिसेस में चला गया। और दूसरी बात ये कि वैसे उन्होंने फैसला लिखना शुरू कर दिया, आज उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि फैसला लिखना शुरू कर दिया, आएगा छुट्टियों के बाद। वो जो डिटेल जजमेंट आप मेजॉरिटी शॉर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो देखिए रिव्यू पिटिशन तो फिर भी उसके बाद लगती है, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि उस रिव्यू पिटिशन की आर्ग्यूमेंट सुनी जाएंगी, कोर्ट की हियरिंग होगी, और उसके नतीजे में आई एम स्टिल होपफुल कि रिवर्स होगा, क्योंकि मेरे नज़दीक वो फैसला आइन की कुछ शिकों से मुतसादिम है। जिस चीज़ की निशानदही 2 जजेस ने अपनी माइनॉरिटी जजमेंट में, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने, माइनॉरिटी में है ना? जी माइनॉरिटी में बिल्कुल। मगर मैं कह रहा हूँ उन्होंने भी उसमें लड़ाई तो समझती है कि नहीं हुई? नहीं देखिए मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, मगर देखिए उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि किस तरह वो जो मेजॉरिटी ऑर्डर है वो आइन से मुतसादिम है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी जजमेंट में कि अगर आपने मेजॉरिटी शॉर्ट ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाना है तो आपको आइन की 3 शिकें, आर्टिकल 51, 63 एंड 106 को ना सिर्फ सस्पेंड करना होगा, उनकी जगह नए आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे। तो देखिए ये उनका एक व्यू है। हम भी ये समझते हैं कि वो आइन के मुताबिक इट्स नॉट इन हार्मनी ऑफ इट। दैट इज व्हाई रिव्यू पिटिशन इज देयर एंड जजमेंट्स कैन बी रॉन्ग। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये केस सुना जाएगा तो मे बी इसमें दुरुस्ती होगी। दूसरी बात ये जी, हरगिज़ भी बिल्कुल भी हम ये नहीं चाहते कि कभी भी कोई किसी भी इदारों के दरमियान किसी किस्म का टकराव हो, मगर जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि आइन इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम ज़रूर है, आइन रीराइट करना या लिखना इसका सिर्फ इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं, है लेकिन और किसी इदारे के पास। आपने जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया है जी, इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन तो कर सकती है ना? देखिए वो तो पीटीआई तो कह रही है वो कर देगी। देखिए अफसार साहब, पीटीआई को इतना ये श्योरिटी क्यों है वैसे? ये अफसार साहब देखिए बात ये है कि मैं खुद आई एम क्यूरियस टू सी कि वो पिटिशन किस बुनियाद पे वो करेंगे चैलेंज, बिकॉज एक ही सूरत के अंदर कोई पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जो कि सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों ने पास किया हो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की स्क्रूटनी के बाद हो गया वो जी, और देखिए वो सिर्फ एक सूरत में सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो आइन से मुतसादिम हो,
इसमें मुझे बता दीजिए 3 शिकें हैं हमारी। अभी तक पीटीआई का कोई साथी ना स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और जितना मैंने सुना है ना उनकी पिटीशन के अंदर ये बता सकें कि ये शिक इस तरह आइन से मुतसादिम है। 3 शिकें उसके अंदर मैं बहुत 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आपको बता दूं। पहली शिक ये कहती है अगर आपने पार्टी का टिकट नहीं जमा कराया रिटर्निंग अफसर को आप आजाद कैंडिडेट तस्वर किए जाएंगे, लिटरली ये कहती है। दूसरी शिक ये कहती है कि आपने अगर बतौर जमात इलेक्शन कमीशन के साथ रिजर्व सीट्स की लिस्ट मुकर्ररा वक्त में नहीं जमा कराई तो आप इलेक्शन के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे के मुस्तक नहीं हो सकते। और तीसरी शिक ये कहती है कि अगर आप आजाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़े हैं, आप जीते हैं और उसके बाद आपने अपनी मर्जी से किसी जमात को ज्वाइन करने का फैसला किया तो आपकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। कोई शख्स बता दे कि इन तीनों में से कौन सी चीज अभी भी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, मौजूदा आइन और कवानीन में दर्ज नहीं है और सिर्फ वजह नहीं की गई, और किस तरह आइन से ये देखिए। और रेट्रोस्पेक्टिव का भी अगेन रेट्रोस्पेक्टिव की जो शिकें हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज का भी टू माय नॉलेज क्राइम्स आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंपोज नहीं कर सकते, मगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के कानून बनाना ये आइन ये इख्तियार है। और एग्जांपल है जी, इख्तियार तो होगा, एग्जांपल नहीं देयर आर, आई मीन आई विल हैव टू फाइंड देम बट देयर एग्जांपल्स डू एग्जिस्ट। जो मैंने जो लीगल कुछ लॉयर से बात की है, लॉ मिनिस्टर साहब से ही बात हुई थी, तो देखिए लॉ मिनिस्टर साहब से तो आपके नहीं, देखिए प्रेसिडेंट्स डू एग्जिस्ट, जजेस भी लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर, और फिर उसके बाद मुस्ताफी भी हो गए उसी वजह से, और फिर माजरत भी की, देखिएगा फिर वही। मगर आप देखिए ना इसी तरह अब आप देख लीजिए कि मेरे आई बिलीव देयर इज अ जजमेंट जिसमें एक दफ़ा डिक्लेयर किया गया था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस होते हैं, मगर आपने बाद में देखा कि हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आए, उसको पहले वो पास नहीं हुआ था, उसको रोक दिया गया था कोर्ट की तरफ से, मगर इवेंचुअली वो पास भी किया, प्रिवेल भी किया, और आज जो बेंचेस बन रहे हैं वो उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बन रहे हैं, जिससे वो इदारा स्ट्रेंथन हुआ है। हमने डेमोक्रेटाइज किया। उसमें बहुत बड़ी वजह तो काजी फायजीसा साहब की मौजूदगी थी ना, तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद तब्दीली आएगी तो चीफ जस्टिस के बदलने से आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए मजीद हम तो जी इदारों की स्ट्रेंथनिंग में बिलीव करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन। हम तो ये जो तासुर बनाया जा रहा है, आपके ख्याल में ये जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में है या उनके खिलाफ जाता है? देखिए जी, ऐसे तासुरात कभी भी ना जजेस के और ना ही कोर्ट के हक में होते हैं। मेरा ख्याल है हमें इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कोर्ट किस तरह स्ट्रेंथन करें। अब आप देखिए आज जो लोग काजी फाजीसा साहब पे तनकीद कर रहे हैं, काजी फाजीसा साहब उस वक्त जब वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे वो तब भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सपोर्ट कर रहे थे, ये जानते हुए कि उनके अपने ही इख्तियार आगे आके महदूद होंगे। तो देखिए आज वो कोर्ट डेमोक्रेटाइज हुआ है और आइंदा जो भी 3 सीनियर मोस्ट जजेस हुए वो ही बेंच बनाएंगे, वही सो मोटो पे फैसला। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे इस टॉपिक से हट के पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो अभी अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, हमने देखा है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 10 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने सैयद मुराद अली शाह ने 5 करोड़ का इनाम का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, इसकी कोई खास वजह? खजाने में पैसे देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा उसको सराहा है, उस जीत को, है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि उनका बड़ा एक हीरोज वेलकम भी होगा जब वो पाकिस्तान आएंगे। मगर देखिए आई एम श्योर जी, देखिए सबसे पहले तो अफसार साहब लेट मी से दिस एंड आई एम ग्लैड आपने पॉइंट रेज किया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म इस तवसुत से सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जी। इतनी खुशी हुई थी उस दिन, आपको भी हुई होगी, दीगर पाकिस्तानियों को भी हुई, और हम रोज़ाना सियासी बातें करते हैं, तो एक तो जी मुबारकबाद के मुस्तक है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि उस शख्स ने चले उसको प्लेटफॉर्म में असर हुए जिसमें उसने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर CM 2012 में यूथ फेस्टिवल भी अरेंज किया था, मगर हकीकत ये उस शख्स ने अपनी मेहनत से और अपनी एक महदूद रिसोर्सेज के साथ उस शख्स ने मेहनत की और अगेंस्ट ऑल ऑड्स एट द हाईएस्ट लेवल उसने ऐसे कंपेटिटर्स के कंपटीशन में जिनके पास वसाइल भी ज़्यादा थे, सपोर्ट भी ज़्यादा थी, उसने वो चीज़ अचीव की जो कि अनथिंकेबल थी। तो ही इज अ नेशनल हीरो। अनाउंसमेंट की तरह प्राइम मिनिस्टर नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर आपने कोई इनाम नहीं आया, नहीं देखिए आई एम श्योर वो भी सदर आपने देखिया नहीं, वो आप देखिए मेरी यार सुनिए, उस दिन आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के में जुमे को जब रेजोल्यूशन पास हुई तो उसमें ये मुतालबा पार्लियामेंट की नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन बाकायदा पास हुई कि सिविल अवार्ड दिया। प्राइम मिनिस्टर तो इस मामले में बहुत तस्वीरें भी आई उनकी, उन्होंने तो सेलिब्रेट कर रहे थे, वीडियो बनी है। आई एम श्योर दीस थिंग्स विल फॉलो जी, और इवन दिस इज नॉट इनफ। ठीक, आई थिंक इस तरह के हीरोज को सेलिब्रेट करके, इनको इक्विप करके और इनको मिसाल बना के हम आगे, ताकि अपनी स्पोर्ट्स को भी फरोग दें और अपने हीरोज को सेलिब्रेट। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। एक छोटा सा ब्रेक। एडिटोरियल हमारा किसी और मौजू पर था, लेकिन अभी भी एक मैसेज मौसूल हुआ है अरशद नदीम से जो इस्तांबुल पहुंच चुके हैं,
और अपनी फैमिली को इज़्ज़त के साथ एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए हुकाम से दरख्वास्त भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। आप भी सुनिए। कैसे आप ठीक हैं? अच्छा, ब्रदर और मेरे वाले साहब जो मेरी फैमिली आ रही है, तो वो काइंडली मेहरबानी करना उनको एयरपोर्ट पे एंट्री करवा देना आसानी से, क्योंकि पिछली दफ़ा मेरे ख्याल में काफ़ी मसले मसाइल बने हैं, तो बस ये मेहरबानी करना। थैंक यू। ये है वो दो पाकिस्तान जिसका जिक्र हमने कल किया था और आज भी करना था, लेकिन नहीं कल कर सके। कल ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि इस मुल्क में अशराफिया के साथ क्या होता है, और जो मुल्क के लिए एजाज़ लेके आते हैं उन बेचारों को रास्ते में से भी अपीलें करनी पड़ती हैं कि उनके माँ बाप को इज़्ज़त के साथ एयरपोर्ट पर पहुँचा दिया जाए। ये है वो रॉटन सिस्टम जिसमें ये शख्स अरशद नदीम इस मुल्क का झंडा बुलंद करके आ रहा है। और एक दो बातें सिर्फ अरशद नदीम साहब से ये करना चाहता हूँ कि एक तो उनके लिए जितने इनामात का ऐलान हो रहा है, अल्लाह करे वो सब उनको मिल जाएं और वो उनको बहुत अच्छे तरीके से किसी कारोबार में, अच्छे कारोबार में, सेफ़ कारोबार में लगाएं, ताकि सारी फैमिली को फ़ायदा हो और आपस में कोई लड़ाई ना हो, जो कि हमारे यहाँ अक्सर हो जाता है। और एक उनकी किसी ने अगर इमदाद की है माजी में, उनसे अपील है कि प्लीज़ पीछे रहिएगा, अपना हिस्सा लेने ना पहुंच जाइएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। एक हीरो बना है, उसको खुशियां और उसके ख़ानदान को खुशियां एंजॉय करने दें। इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।